नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। अपनी एक सीरीज चल रही है सेट नेट और जेआरएफ को लेके, उसके ऊपर ये चौथा वीडियो है। और हर एक वीडियो में जो इस सीरीज का है, हम ये हर एक यूनिट की चर्चा करते हैं। सेट नेट और जेआरएफ का जो सिलेबस है पेपर सेकंड का पॉलिटिकल साइंस का, वो 10 यूनिट्स में 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, 10 भागों में विभाजित है। और मैं हर एक दिन उनमें से एक जो यूनिट है उसमें सिलेबस क्या है, उस यूनिट में है क्या, और उसके कौन से टॉपिक्स हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां से जरूर क्वेश्चंस आते हैं, इसकी चर्चा करता हूं। और साथ में उस यूनिट में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको, चाहे वो छोटा ही करवा पाऊं, करवाता जरूर हूं। तो मैं आगामी 15-20 मिनट तक आपके साथ रहूंगा, आधे घंटे तक लगभग। तो इसी मुद्दे पे आपसे चर्चा करूंगा। तो आज सेट नेट जेआरएफ 2023 और मैं चर्चा करूंगा। आज चौथा वीडियो है और हमारी जो यूनिट है वो भी चौथी है। तो इस फोर्थ यूनिट की चर्चा करूंगा। ये है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के ऊपर है ये, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है ये पूरी यूनिट, उसके ऊपर इसकी हम चर्चा करते हैं। ये है इसका सिलेबस, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण। देखिए इसका पहला है, इसमें अप्रोचेज है कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस की जो अप्रोचेज है, संस्थागत और नव संस्थागत, इनमें से एक क्वेश्चन आता है कई बार। उसके बाद राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था या तुलनात्मक विधियां, यहां से नहीं आता। तो राजनीतिक संस्कृति में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये ऊपर वाली लाइन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल जो इकोनॉमी है उसमें से कम आता है, पॉलिटिकल कल्चर में से बहुत आता है। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, एक क्वेश्चन यहां से आता है और एक पॉलिटिकल कल्चर में से आता है। लगभग 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन इस पूरी यूनिट में से आएंगे। उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण, इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं आमतौर के ऊपर, कौन सा देश कब आजाद हुआ या क्या था। और राष्ट्रवाद, यूरोपीय और गैर यूरोपीय, नेशनलिज्म, इन दोनों यूनिट्स में से ही मिला के एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद राज्य के सिद्धांत है, स्टेट थ्योरीज है। पूंजीवादी और समाजवादी जो समाज है उनमें जो राज्य है उनकी चर्चा है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, स्टेट की काम क्या करता है स्टेट। उसके बाद उत्तर औपनिवेशिक राज्य है, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, यानी ये जो स्वतंत्र हुए हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उन देशों की चर्चा है, वहां राज्य क्या करता है। उसके बाद कल्याणकारी राज्य है, और वैश्वीकरण और राष्ट्रीय राज्य के जो आपसी संबंध है कि फर्क क्या पड़ा है नेशन स्टेट के ऊपर जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये है। यहां से एक क्वेश्चन आता है इस पूरे में से। उसके बाद राजनीतिक शासन प्रणालियां हैं, लोकतांत्रिक स्वशासन प्रणालियां हैं, पॉलिटिकल जो रिजीम्स हैं उनमें लोकतांत्रिक में निर्वाचकीय, उदार, बहुमत आधारित और सहभागी, इनको लोकतंत्र के तहत अपन पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ लेंगे। उसके बाद गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां हैं, उसमें फांसीवाद तो हम आमतौर पर पढ़ते ही रहते हैं। इसके बाद इसमें पैतृकवाद है, पितृसत्तात्मकता कह लीजिए आप, अधिकारी तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी वाला प्राधिकारवाद है, सैन्य तानाशाही है, सर्वाधिकारवाद है। तो ये सर्वाधिकारवाद और फांसीवाद तो एक साथ पढ़ लेते हैं, सैन्य तानाशाही को लेके। और ये मान लीजिए कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, वो ज्यादा नहीं आता। तो इस पूरी में से एक क्वेश्चन आता है। संविधान और संविधानवाद, विधि का शासन क्या है, न्यायिक स्वतंत्रता क्या है, उदारवादी संविधानवाद क्या है, आपातकालीन शक्तियां और संविधानवाद के ऊपर संकट क्या है, में ये आता है। विशेष करके जो उदारवादी संविधानवाद है, यहां से क्वेश्चन उठते हैं, इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। अगला जो पार्ट है वो डेमोक्रेटाइजेशन को लेके, लोकतंत्रीकरण को लेके है, लोकतांत्रिक संक्रमण एवं समेकन। ये लोकतंत्रीकरण होता है कि कैसे कैसे लोकतंत्र का विकास हुआ,
इसको लेके क्वेश्चन आ सकता है। हंटिंगटन की के ऊपर या ऐसे विचारकों पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन कम चांस होते हैं। तो संविधानवाद में से फिर भी है, यहां से कम चांस होते हैं, इन दोनों में से कम होते हैं क्वेश्चन आने के चांस। विकास, अब आ गया डेवलपमेंट, यहां से जरूर क्वेश्चन आता है। अल्प विकास, एजी फ्रैंक का निर्भरता, ये फुर्टोडो की या कार्डोसो की या जिनकी भी करें अपन, और उसके बाद विश्व व्यवस्था सिद्धांत वालरस्टीन का, उसके बाद विकास और लोकतंत्र, यहां से कुछ नहीं आता, लेकिन ये एक साझा टॉपिक है विकास का, अल्प विकास, निर्भरता, आधुनिकीकरण और विश्व व्यवस्था का जो सिद्धांत है, यहां से जरूर ये मानिए एक क्वेश्चन तो हर हालात में आता है। एक कंबाइंड टॉपिक है, ये बड़े मजेदार टॉपिक है, आनंद आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद शक्ति संरचनाएं हैं। देखिए शक्ति संरचनाओं में जब डेमोक्रेसी पढ़ लेते हैं उसी के साथ ये पढ़ लेते हैं अपन, शक्ति की संरचनाएं, उसमें से शासक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग और लोकतांत्रिक अभिजनवाद, कुल मिला के ये इलीट्स थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है जो लोकतंत्र के तहत आते हैं। एक पेरेटो, मोस्का और मिचेल्स वाली थ्योरी है, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग, शासक वाली। एक लोकतांत्रिक अभिजन वर्ग है जिसमें हम शुम्पीटर को, रॉबर्ट डहल को, लॉसवेल को, इन सबको पढ़ते हैं, ये अमेरिकन विचारक है। तो ये शक्ति संरचनाओं में ये अभिजनवाद है, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आता है, कोई सा ही एग्जाम हो जाए। कर्ता और प्रक्रियाएं, निर्वाचन पद्धतियां हैं, राजनीतिक दल है और दलीय प्रणाली है। आज हम इस निर्वाचन पद्धतियों की तो मैं आज चर्चा करूंगा ये आपसे, ये क्या है। दल और दलीय प्रणाली, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इंटरेस्ट ग्रुप्स, सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट्स, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और नागरिक समाज अभियान, और क्रांतियां, छोटा सा पीछे डाल दिया क्रांतियां। अब ये क्रांतियां कौन सी है, तो पूरा क्रांति का ये थ्योरेटिकल मुद्दा है वैसे तो, कौन सी क्रांतियां कहां हुई है, लेकिन क्रांति के ऊपर आमतौर के जो आप पढ़ते हैं तो इसकी थ्योरी के बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन आप जब भी तैयारी करें, यहाँ क्रांतियां लिख दिया, रिवोल्यूशंस लिख दिया, इसका तात्पर्य थ्योरी का टॉपिक नहीं है, बल्कि ये है कि किस देश में किस प्रकार की क्रांति हुई थी, कहाँ साम्यवादी क्रांति हुई, कहाँ धार्मिक क्रांति हुई, कहाँ सैफ्रॉन क्रांति हुई, कहाँ गुलाबी क्रांति हुई, कहाँ जैस्मिन क्रांति हुई, अरब बसंत क्या था, इनके ऊपर पूछा जाता है इनके अंदर। इस पूरे में से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो एक तो ये वाला सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, और एक ये लास्ट वाला कर्ता और प्रक्रियाएं, ये 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर पेपर बने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, इस यूनिट में से क्वेश्चंस आने हैं 10, और ये पहला और लास्ट वाला सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये तो मैंने आपका सिलेबस एनालिसिस किया कि सिलेबस क्या है। अब मैंने कहा कि मैं इस सिलेबस एनालिसिस के साथ साथ आपको ये भी बताता रहता हूं कि बताता क्या रहता हूं, एक छोटा सा टॉपिक करवाता हूं आपको मैं। तो आज मैं उसी की चर्चा करूंगा, और आज मैं आपको निर्वाचन पद्धतियां या चुनाव पद्धतियां बताऊंगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो आज चुनाव या निर्वाचन की पद्धतियां, इलेक्टोरल सिस्टम करवाऊंगा कि जब संसार में लोकतंत्र का विकास हुआ तो उस लोकतंत्र के विकास ने जब प्रतिनिधियात्मक रूप ले लिया, तो प्रतिनिधियों का चुनाव करने का क्या तरीका है, कौन सा देश कौन से तरीके को, कौन सी पद्धति को, कौन सी प्रणाली को, कौन से सिस्टम को अडॉप्ट करता है, इसकी हम चर्चा करेंगे, ताकि वो जो प्रतिनिधि है वो व्यापक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर पाए। तो इसकी मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको निर्वाचन पद्धतियां कौन सी है ये बताऊंगा, किस देश में चलती है ये बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये बताऊंगा, और क्या कुछ पूछा गया है, क्या कुछ पूछा जा सकता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। किसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, फायदे, ये फिर कभी चर्चा कर लेंगे। इलेक्टोरल सिस्टम, चुनाव पद्धतियां। देखिए 2 प्रकार की चुनाव पद्धतियां होती है। एक होती है बहुमतवादी, यानी इसमें आपको बहुमत लाना होता है, मेजॉरिटी लानी होती है। बहुमत का आमतौर पे जो हम बहुमत का तात्पर्य लगाते हैं
वो 50% प्लस 1 लगाते हैं कि आप आधे से एक ज्यादा लाएंगे तो आप मेजोरिटी में आ जाएंगे। देखिए अपने देश में सरकार कैसे बनती है, लोकसभा में जो दल आधे से एक सीट ज्यादा ले आता है उसका बहुमत आ जाता है, उसकी सरकार बनती है। दूसरी है अनुपातिक पद्धतियां, प्रोपोर्शनल सिस्टम्स। प्रोपोर्शनल का तात्पर्य यह है कि जिस अनुपात में आपको वोट आए हैं उसी अनुपात में आपके प्रतिनिधि चुने जाएंगे। मान लीजिए कि किसी भी एक दल X है, उसको 30% वोट आए, तो इसका तात्पर्य है कि उसको विधायिका में जो सीटें मिलेगी वो भी 30% मिलेगी। मान लेते हैं विधायिका में 100 सीटें हैं और किसी भी दल को कुल पड़े जो वोट पड़े तो उसमें 30% वोट पड़े, तो उसको 100 में से कितनी सीटें मिलेगी, 30 सीटें उसको मिल जाएगी। ये होता है अनुपात के, जिस अनुपात में आपके वोट आए हैं उसी अनुपात में आपके प्रतिनिधि जीतते हैं। प्रोपोर्शनल मेजोरिटेरियन जो सिस्टम था, बहुमतवादी जो पद्धतियां थी, उन पद्धतियों को उस पद्धति के दोष को दूर करने के लिए अनुपातिक पद्धति आई थी। इसका मूल कारण यह था कि बहुमतवादी पद्धतियां हैं, ये मेजोरिटेरियन को जन्म देती है, बहुमत की तानाशाही को जन्म देती है, बहुसंख्यकवाद को जन्म देती है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है बहुसंख्यकवाद, कि जो बहुसंख्यक होते हैं वो अल्पसंख्यक आवाजों को दबा देते हैं, और अल्पसंख्यक प्रतिनिधि तो हो ही नहीं पाता क्योंकि जीतेगा वो जिसके साथ ज्यादा संख्या में लोग हैं। तो फिर इस कमी को दूर करने के लिए ये वाली अनुपातिक पद्धतियां आई कि अल्पसंख्यक जिस जनसंख्या के अनुपात में है उसी अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। तो ये इस कमी को दूर करता है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व देने के लिए फिर ये पद्धतियां आई। ये इस पद्धति में सुधार है, पहले वाली में बहुमत में सुधार करके अनुपातिक की चर्चा की गई। अब एक बार सीधी चर्चा कर लेते हैं। मैं जो आपको ये बताऊंगा कि बहुमतवादी पद्धतियां कौन सा, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुमतवादी पद्धति नहीं है। देखिए इनकी हिंदी भी सिंपल सी आगे और चर्चा कर लेंगे। ये 3 बहुमत वाली पद्धतियां, ये है किस प्रकार बहुमत लाना होता है ये भी मैं बताऊंगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये सबसे प्रचलित पद्धति है, आगे चर्चा कर लेंगे कहां चलती है। एक है सेकंड बेल्ट सिस्टम जो फ्रांस वाला है, और तीसरा है अल्टरनेटिव वोट। ये कहां चलता है, ये अल्टरनेटिव वोट क्या है, हम इसकी चर्चा कर लेंगे। अनुपातिक पद्धतियां 3 प्रकार की है। MMP है, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शन है। STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, जिसको हम एकल संक्रमणीय मत बोलते हैं। पार्टी लिस्ट सिस्टम है, लिस्ट PR बोलते हैं इसको, पार्टी लिस्ट सिस्टम, या इसको अपन जो बोलते हैं वो सूची पद्धति बोलते हैं। हिंदी में तो सिंपल सा नाम है सूची पद्धति। आजकल एक ट्रेंड आया है कि उसकी हिंदी कम की जाती है, सीधा ही लिस्ट PR लिख देते हैं। अब क्या करोगे आप। तो 3 पद्धतियां मैं आपको बहुमतवादी कराऊंगा, 3 ही पद्धतियां आपको अनुपातिक करवाऊंगा। अब ये चुनाव होता है कैसे प्रतिनिधियों का, मैं आपको ये और बताऊंगा कि इन पद्धतियों के द्वारा प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं और ये किन देशों में चलती है। ये 2 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जब भी आप इलेक्टोरल सिस्टम्स करें तो आप ध्यान रखें 4 चीजें करें उसके अंदर। पहले तो इनका ये याद रखें कौन सी बहुमतवादी है और कौन सी अनुपातिक है, नंबर 1। दूसरा, कौन से देश में कौन सी पद्धति चलती है, 2। भारत के संदर्भ में भी याद रखें, 3। चौथा यह है कि इसमें इलेक्शन होता कैसे है, वोट पड़ते कैसे, गिनती कैसे होती है, जीत कैसे होती है, जीत के फार्मूले क्या हैं। फिर आप करें कि इसके फायदे क्या हैं और फिर करें इसके नुकसान क्या हैं। तो पहली शुरुआत करते हैं बहुमतवादी पद्धतियों में, जिसमें जीतने के लिए बहुमत चाहिए। वो कौन कौन सी है उनकी चर्चा करते हैं। मेजोरिटेरियन सिस्टम बहुमतवादी पद्धतियों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है। इसका एक नाम और है, देखिए कई बार ये आ जाता है, तब इसके आप पर्याय नाम भी याद रखें, सिंगल मेंबर प्लूरलिटी। देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पहले इसकी हिंदी बता देता हूं। जो सबसे आगे होगा वो जीतेगा, जो पहले खंबा छुएगा वो जीतेगा। इसका तार पोस्ट होता है खंबा, या जो सबसे आगे होगा वो जीतेगा। सिंगल मेंबर प्लूरलिटी, सिंगल मेंबर का तात्पर्य है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक स्थान से एक ही आदमी जीतेगा, लेकिन जीतेगा वो जो वोटों की प्लूरलिटी लेगा,
यानी बहुल वोट लेगा वो जीतेगा, यानी जो सबसे ज्यादा वोट लेगा वो सिंगल मेंबर जीतेगा। यहां से सिंगल मेंबर जीतता है तो सबसे ज्यादा वोट लेता है। अगर आपको सिंगल मेंबर प्लूरलिटी या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सबसे आगे है, एक सदस्य है जो प्लूरल वोट लेगा, सबसे ज्यादा वोट लेगा वो जीतेगा, नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल सिंपल सा देखिए कि भारत में लोकसभा के एमपी कैसे जीतते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा वाले। राज्यसभा का तो अलग तरीका है। आपके जो एमएलएज हैं वो कैसे जीतते हैं, आपके गांव का सरपंच कैसे जीतता है, आपके गांव का वार्ड पंच कैसे जीतता है, तो ये इस पद्धति से जीतते हैं। जो सबसे ज्यादा वोट लेता है वो जीत जाता है। तो भारत में लोकसभा के एमपी है, एमएलए है, सरपंच है, वार्ड पंच वगैरह है कई राज्यों में, वो ऐसे जीतते हैं। अब ये कहां चलती है, ये चलती है यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहां की संसद में नहीं चलती, ध्यान रखना, क्योंकि संसद में फिर वहां दो पार्ट हो जाएगी पार्लियामेंट के, एक लोकसभा हो जाएगी, एक हाउस ऑफ कॉमन्स हो जाएगा। वो वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में चलती है। हाउस ऑफ कॉमन्स के जो एमपी हैं वो इस पद्धति से चुने जाते हैं। यूएसए की कांग्रेस दोनों सदनों के सदस्य, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी और सीनेट के सदस्य भी इस पद्धति से चुने जाते हैं। इंडिया में, भारत में ये लोकसभा के जो एमपी है इस पद्धति से चुने जाते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इस पद्धति से चुने जाते हैं, और कनाडा की पार्लियामेंट के सदस्य हैं वो भी ऐसे चुने जाते हैं, कनाडा की पार्लियामेंट के सदस्य। और कौन सी पार्लियामेंट का भी सिर्फ जो निम्न सदन है, वहां का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके सदस्य इस पद्धति से चुने जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये पद्धति काम कैसे करती है। सबसे बड़ा बात ये है, देखिए पूरे देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे भारत को 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। एक जगह से एक ही सदस्य जीतता है, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति जीतेगा। प्रत्येक राजनीतिक दल वहां से एक व्यक्ति को खड़ा करता है। फिर आ गया कि वोटिंग क्या करते हैं, जो वोटर होता है वो एक ही व्यक्ति को वोट दे के आता है, उसके बाद एक को ही वोट दे के आता है जितने खड़े होते हैं उनमें से। उसके बाद गिनती होती है तो वो जीतता है जो सबसे ज्यादा वोट लेता है। मान लेते हैं कि 100 वोट पड़े और मिस्टर ए को 40 वोट आए, बी को 30 आए और सी को भी 30 आए, तो कौन जीतेगा? जो 40 वोट ले गया। तो इसका मतलब जो प्लूरल वोट लेगा, जो सबसे आगे रहेगा वही जीतेगा। ये है इसमें चुनाव की पद्धति। तो इसमें यूके में, यूएस, इंडिया और कनाडा, यहां के संसद सदस्यों के चुनाव इस प्रकार होते हैं। आप ध्यान रखना, ये हाउस ऑफ कॉमन्स और इनका। दूसरा है सेकंड बैलेट सिस्टम। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये चलता कहां है। देखिए ये ट्रेडिशनली तो फ्रांस से आया हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव सेकंड बैलेट सिस्टम से होता है। ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट का चुनाव वैसे होता है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन का चुनाव वैसे हुआ है। चिली के राष्ट्रपति का, चिली एक लैटिन अमेरिकन देश है जहां तांबा बहुत ज्यादा होता है। इन देशों के राष्ट्रपतियों का चुनाव सेकंड बैलेट सिस्टम से होता है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस और चिली। आप ये भी याद रखने पड़ेंगे कहां कैसे चुनाव होते हैं इनके राष्ट्रपतियों का चुनाव। अब ये सेकंड बैलेट सिस्टम क्या है? इसमें वो नहीं जीतता जो सबसे ज्यादा वोट लेता है, बल्कि इसमें वो जीतता है जो कुल वोटों का 50% प्लस 1 लेके आता है। अगर 100 वोट पड़े हैं तो 51 वोट वाला जीतेगा। अगर 200 वोट पड़े हैं तो 101 वोट वाला जीतेगा। अब इसका नाम सेकंड बैलेट क्यों है? इसमें यह सिस्टम है कि उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में तो पूरा देश एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, एक ही निर्वाचन क्षेत्र है। अब हुआ क्या कि 3 आदमी खड़े हुए, ए, बी और सी। ए को जो वोट मिले वो मिले 45, बी को मिले 45 और सी को मिले 5। ये हो गए 100 वोट। 45, 45 और 5, सॉरी 10, ये हो गया बंटवारा। कोई नहीं जीता क्योंकि कोई भी 50
50% प्लस 1 वोट, 51 वोट नहीं ले पाए, तो क्या होगा? तब फिर चुनाव दोबारा होगा, दोबारा ढोलकियां आएगी, दोबारा मशीनें आएगी मतदान वाली, और इनमें से जो सबसे कम वोट वाला है वो नहीं है, टॉपर जो दो होंगे, जो सबसे ज्यादा वोट लाने वाले दो कैंडिडेट्स होंगे, उनके मध्य पुनः निर्वाचन होगा, और स्वाभाविक है कि इस बार तो एक जीत ही जाएगा, इसलिए इसको सेकंड बैलेट बोलते हैं। आमतौर पे फ्रांस का राष्ट्रपति सेकंड वोट से जीतता है, यानी दोबारा वोटिंग होती है वहां, क्योंकि पहले ही चरण में कोई भी 50% नहीं ला पाता, कोई 30% लाता है, कोई 20 लाता है, कोई 10 लाता है, फिर टॉपर जो दो है वो दोबारा खड़े होते हैं, फिर दो के मध्य चुनाव होता है, एक 51% ले आता है। तो ये सेकंड बैलेट सिस्टम है, इसमें ऐसे चुनाव होता है। फिर आ गया अल्टरनेटिव वोट या सप्लीमेंट्री वोट सिस्टम भी बोलते हैं। देखिए, इसको एवी भी बोलते हैं, एसवी भी बोलते हैं। तो आप चाहे इसको एवी बोलो या एसवी बोलो, ये भी एक मजेदार पद्धति है। इसमें भी मेजोरिटी आती है, लेकिन इसमें वोट नहीं गिने जाते, बल्कि इसमें प्रायोरिटीज गिनी जाती है। पहले मैं बता दूं इसमें होता क्या है। पहले तो यहां से है कि चलती कहां, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा जा ये गया है, क्योंकि इसको कम पढ़ते हैं अपन। ये अल्टरनेटिव जो वोट है वो ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, यानी वहां के लोकप्रिय सदन में चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, ये ऑस्ट्रिया था, राष्ट्रपति का चुनाव ऑस्ट्रिया के, ये ऑस्ट्रेलिया है। और दूसरा, लंदन का जो मेयर है, अभी पाकिस्तान मूल के हैं वहां, उनका चुनाव इस पद्धति से होता है, अल्टरनेटिव वोट सिस्टम से। अब मैं आपको समझाता हूं कि अल्टरनेटिव वोट सिस्टम में होता क्या है। देखिए, चूंकि मैं संक्षिप्त में करवा रहा हूं, इसलिए थोड़ी जल्दी चर्चा करूंगा कि अल्टरनेटिव वोट सिस्टम में एक निर्वाचन क्षेत्र है, या पूरे देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। मान लेते हैं कि इस ऑस्ट्रेलिया को 100 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया, पूरे 100 एरिया। जैसे मैंने कहा कि भारत को 543 निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को 100 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। एक जगह से एक व्यक्ति जीतेगा। अब हर एक दल वहां से एक आदमी को खड़ा करेगा। अब जो वोटर आएगा वो क्या करेगा? क्या वो एक को ही वोट देगा? क्या नहीं, एक को नहीं देगा, वो प्रेफरेंस भर के जाएगा, वरीयताएं भर के जाएगा, और उस वरीयता में वो क्या करके जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे लिखे जाएगा। एक के ठप्पा नहीं लगा के जाएगा, बल्कि 1 2 3 4 कि मुझे ये कैंडिडेट सबसे ज्यादा पसंद है, ये 2 नंबर भी पसंद है, ये 3 पे, ये 4 पे है। तो इसमें एवी में अल्टरनेटिव वोट में वरीयता भरी जाती है। अब जीतेगा कौन? के आप तो वोट दे के चले गए, वरीयता ही भर के चले गए, पेन लेके आए, वरीयता भर गए। जीतेगा वो जो कुल वरीयताओं का 50% प्लस 1 ले आएगा, कुल प्रथम वरीयता का, यानी जो प्रथम वरीयता का 50% प्लस 1 ले आएगा, यानी मेजोरिटी ले आएगा प्रथम वरीयता की, कि 1 नंबर लगा हुआ जो 51 वोट ले आएगा वो जीत जाएगा। मान लेते हैं कि किसी को भी इतने वोट नहीं आए कि उसने मेजोरिटी हासिल कर ली, तब क्या होगा? सबसे नीचे वाले को हटा दिया जाएगा और उसके वोटों का संक्रमण करके और ऊपर लाया जाएगा, और फिर उसकी 2 नंबर वरीयता को 1 मान लिया जाएगा। और ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक कि एक व्यक्ति मेजोरिटी के वोट हासिल नहीं कर लेता। अगर आप सिंपल तरीके से समझना चाहें तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव इसी प्रकार होता है, और अगर हम मतों का वेटेज नहीं गिने तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति है, ये लिखा हुआ है। तो भारतीय उपराष्ट्रपति का चुनाव आप याद मत कर लेना, मैंने तो कहा है कि वो इस प्रकार अगर समझना है पद्धति तो ये वाली पद्धति है, लेकिन नाम उसका अलग है। भारत में अलग नाम है उसका, लेकिन पद्धति ऐसी ही है, मिलती जुलती है। तो इसमें मैंने बताया कि आपको वरीयताएं भरनी होगी, जो वोट डालने आएगा, और वो जीतेगा जो वरीयता का 50% लेगा। क्यों? यानी मेजोरिटी लेगा। तो इसमें मेजोरिटी है सबसे ज्यादा, इसमें मेजोरिटी है 50% नहीं है, दोबारा वोट पड़ेंगे। इसमें दोबारा वोट नहीं डाले जाते, बल्कि नीचे से हटा के और उस वोटों का संक्रमण कर दिया जाता है। इसको अल्टरनेटिव वोट या सप्लीमेंट्री वोट कहा जाता है। तो ये तो थी मेजोरिटेरियन सिस्टम। अब चलते हैं प्रोपोर्शनल के ऊपर, अनुपातिक पद्धतियों के ऊपर। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसकी हिंदी होती है
सिंगल होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। अगर ये भारत के संदर्भ में समझना चाहे कि कहां यूज होती है, तो आपको ये सबसे अच्छी तरह समझ में आएगी जब राज्यसभा के एमपी का चुनाव आप देखें। भारत में राज्यसभा के एमपी का चुनाव इससे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। ये चलती कहां है? ये द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यानी आयरलैंड में चलती है। आयरलैंड ब्रिटिश इंग्लैंड के पड़ोस का एक देश है, ब्रिटिश पड़ोसी देश है एक आयरलैंड। दूसरा है उत्तरी आयरलैंड की असेंबली है। देखिए ब्रिटेन है वो 4 पार्ट से मिलकर बना है, जिसको आप ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। उसमें इंग्लैंड है जो उसका मेजर पार्ट है, जहां लंदन है। दूसरा इसका पार्ट है स्कॉटलैंड, एक है वेल्स, और एक इसका पार्ट और है जिसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। ये यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का, ग्रेट ब्रिटेन का। इसका जो आयरलैंड असेंबली है, नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड की जो विधायिका है या विधानसभा कह लीजिए, उसका चुनाव एसटीवी से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। अब पीछे जो पद्धति करके गए हैं और ये पद्धति से फर्क क्या है? अल्टरनेटिव वोट सिस्टम जो अभी हम करके हटे थे, उसमें एक जगह से एक ही व्यक्ति जीतता है, जबकि इस पद्धति में 3 से लेके 8-10 कितने भी हो सकते हैं। यानी यहां एक निर्वाचन क्षेत्र से बहुसंख्यक व्यक्ति जीत सकते हैं, जबकि अल्टरनेटिव या सप्लीमेंट्री जो पीछे करके गए थे उससे एक जगह से एक ही व्यक्ति जीतता है, और वो जीतता है जो वोटों की मेजोरिटी लेके आता है। इसमें ऐसा नहीं है, ये आयरलैंड में चलती है। इसमें यह है कि एक जगह से 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी खड़े हो सकते हैं। अब आ गया कि एक दल कितने आदमी खड़े करेगा, तो जितनी सीटें होगी उतने आदमी खड़े करेगा। यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 8 आदमी जीतने, तो वहां से 8 आदमी खड़े करेगा हर एक दल। अब जो वोट डालने जाएगा वो क्या करेगा? वो प्रेफरेंस भरेगा। ठीक है, प्रेफरेंस भर दी। अब ये है कि प्रेफरेंस भरने के बाद वोटों को गिना जाएगा, और गिन के और कैंडिडेट का भाग दे के और एक डूब कोटा निकाला जाएगा। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा संक्षेप में, क्योंकि बाद में हम व्यापक रूप से करेंगे, ये डूब कोटा क्या होता है ये बताता हूं। डूब कोटा नीचे ले आते हैं अपन। ये है कि कुल वोट कितने पड़े, कुल वैध मत कह लीजिए, कुल वैध मत। मान लेते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि चुन के आते हैं, 4। इसमें हम जोड़ेंगे 1 और लास्ट में 1 और जोड़ देंगे, ये आ जाएगा कोटा। वो जीतेगा जो डूब कोटा प्राप्त कर लेगा। अब मान लें कि कुल वैध मत हैं, इस साइड आ जाते हैं, कुल वैध मत हैं 100। 4 आदमी जीतने, इसमें 1 जोड़ा 5, तो 20। 1 इसमें बाहर है तो इसको जोड़ा तो ये हो गए 21। यानी अब जो कोटा निकल के आया है वो 21 है। तो वो कैंडिडेट 4 कैंडिडेट जीत जाएंगे जो 21 वोट लेके आएंगे। 5वें के लिए जगह ही नहीं बचती, क्यों? 21 चौका 84 हो गए, 84 हो गए, 21 बाद 16 ही वोट बचे, तो कैसे जीतेगा? तो ये है अल्टरनेटिव में आपको टोटल का एक ही कैंडिडेट जीतेगा और वो 51% लाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोटा निकाला जाएगा, उस कोटे के अकॉर्डिंग वोट लाना जाएगा। अगर मैं यहां 6 कर दूंगा, यहां कैंडिडेट की संख्या बढ़ा दूंगा तो ये कोटा घट जाएगा, 8 कर दूंगा तो और घट जाएगा, 9 कर दूंगा तो घट जाएगा ये। तो ऐसे करके यहां 3 से 8 व्यक्ति तक जीत सकते हैं, ये डूब कोटा के तहत जीतते हैं। ये कोटा जो 21 वोट लेगा, प्रथम वरीयता के 21 वोट वो जीतेगा। मान लेते हैं कि 2 आदमियों को तो आगे, 2 को नहीं आए, तो क्या होगा? तो जो सबसे कम वोट लाने वाला है, जिसको सबसे कम वरीयता मिली है, उसको हटा दिया जाएगा, उसके वोटों का संक्रमण कर दिया जाएगा और ऊपर वालों को दे दिए जाएंगे उनके वोट, फिर वो भी जीत जाएंगे। तो ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब देखते हैं कि पार्टी लिस्ट सिस्टम क्या है। ये और ही मजेदार तरीका है, इसको लिस्ट पीआर भी बोलते हैं, सूची पीआर भी बोलते हैं, लिस्ट पीआर भी बोलते हैं, सूची पीआर। कहां चलता है? तो ये याद रखें, एशिया में ये इजराइल में चलता है, वहां की संसद का नाम है नेसेट।
एक सदनीय देश है। नेसेट के चुनाव में ये चलता है पार्टी लिस्ट सिस्टम। वेस्टर्न यूरोप के छोटे छोटे अच्छे अच्छे देशों में अधिकांश में ये चलता है। बेल्जियम में ये चलता है संसद में, लग्जमबर्ग में ये चलता है, स्विट्जरलैंड की संसद के सदस्यों का चुनाव ऐसे होता है। और याद रखें कि यूरोपियन संसद है, यूरोपियन पार्लियामेंट है, वो भी पार्टी लिस्ट सिस्टम से चुन के आती है, लिस्ट पीआर से चुन के आती है। इसमें क्या होता है, ये इसमें दो तरीके हैं, या तो पूरे देश को आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी मान ले, या देश को 4-5 बड़े बड़े भागों में बांट दो। इजराइल में क्या होता है, मान लें कि इजराइल की नेसेट में जो सीट हैं वो 100 है। अब चुनाव कैसे होगा, वहां दल हैं, वो मान लेते हैं 3 है, ए, बी और सी। ए दल एक लिस्ट बनाएगा, लिस्ट का तो सूची बनाएगा, उसमें 100 आदमियों के नाम होंगे। वो अपनी प्रायोरिटी से कौन बड़ा नेता है कौन छोटा है, 100 आदमियों की लिस्ट बना देगा। बी वाला भी 100 आदमियों की लिस्ट बनाएगा। सी जो दल है, सी पार्टी है, वो भी 100 आदमियों की लिस्ट बनाएगी। अब आप वोटर हैं, आप वोट देने गए, आप किसको वोट देंगे, आप उस किसी एक लिस्ट पे ठप्पा मार देंगे। आपके सामने तीनों लिस्ट होंगी, 100 आदमियों की 3 लिस्ट हैं, आप एक लिस्ट को ठप्पा मार देंगे। अब आपका दल किसी व्यक्ति को नहीं गया, आपका वोट है वो, बल्कि आपका जो वोट है वो एक राजनीतिक दल को गया है। मान ले कि आपने लिस्ट उठाई सी राजनीतिक दल वाली और उस पर ठप्पा मार दिया। अब आपका जो वोट है वो सी पार्टी को चला गया है। तो इसमें जो वोट दिया जाता है वो व्यक्ति को नहीं बल्कि लिस्ट को दिया जाता है, राजनीतिक दल को दिया जाता है, पार्टी को दिया जाता है। अब मान ले कि जो आप वोट दे के आए, आपकी प्रिय पार्टी सी है, इस सी को 100 में से 40 वोट आए, तो कितने आदमी जीतेंगे, आदमी 100 ही हैं, तो उसके 40 आदमी जीत जाएंगे सी के। अब 40 कौन से जीतेंगे, 100 की लिस्ट में ऊपर ऊपर वाले 40 जीत जाएंगे। तो ये होता है पार्टी लिस्ट सिस्टम। कभी चर्चा करेंगे कि बंद लिस्ट कौन सी होती है और खुली लिस्ट कौन सी होती है, ये फिर कभी चर्चा करेंगे। तीसरी एक और पद्धति है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल, एमएमपी बोलते हैं इसको, या एडिशनल मेंबर सिस्टम, अतिरिक्त सदस्य प्रणाली। ये बहुत ही पूछी जाती है और याद रखें ये कहां चलती है, ये जर्मनी में, इटली में बहुत ज्यादा चलती है, न्यूजीलैंड में, यूके में चलती है। लेकिन देखिए यूके में ध्यान रखें आगे लिखा हुआ क्या है, स्कॉटलैंड की संसद, मैंने कहा था 4 पार्ट हैं यूके के, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। स्कॉटलैंड की जो है विधायिका उसको संसद बोलते हैं, और वेल्स वाली को ये विधायिका बोलते हैं, यानी असेंबली बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, और ये भूल जाएं, लेकिन आपको अटकाने के लिए कई बार ये भी पूछा जाता है, नया ट्रेंड आया, ये कहां चलता है, एक देश के अंदर पूछ लेते हैं, यहां ये चलता है। इसमें मिक्स्ड, देखो यहां से फिक्स हो गया कि मिक्स्ड सिस्टम है, कोई एक सिस्टम नहीं है बल्कि 2 सिस्टमों का यूज किया गया है। या एडिशनल मेंबर, अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, तो इसमें एक पद्धति तो है एसएमपी, जर्मनी है, जर्मनी में वहां का जो सदन है, लोकप्रिय सदन बुंदेसनाग, उसके 50% सदस्यों का चुनाव तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से होता है, जो सबसे ज्यादा वोट लेगा वो जीतेगा। सिंगल मेंबर प्लूरलिटी, जो सबसे ज्यादा वोट ले रहा है वो जीत रहा है। बाकी बच के आधे सदस्य, वो कैसे जीतते हैं, तो आधे सदस्य जीते हैं लिस्ट पीआर से, 50% इससे जीत जाएंगे। तो देखिए दोनों पद्धतियों का प्रयोग कर लिया, व्यक्ति को भी वोट मिल गए और पार्टी को भी वोट मिल गए। तो एक मेजोरिटी वाली और एक प्रोपोर्शनल वाली, इसलिए इसका मिक्स्ड मेंबर नाम है इसका, या मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल, एमएमपी या एडिशनल मेंबर सिस्टम बोलते हैं। जर्मनी में, इटली में, न्यूजीलैंड में चलता है, और यूके की ये 2 जो पार्ट्स हैं इनके असेंबलीज में चलता है। तो साथियों, जब कभी इन फ्यूचर व्यापक चर्चाएं होगी ऐप के ऊपर, तब मैं आपको कुछ और पद्धतियों के बारे में बताऊंगा, किस पद्धति के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है मैं आपको ये भी बताऊंगा, और इन मुद्दों को हम व्यापक रूप से करेंगे। उम्मीद है कि आज हमने जो चर्चा की मिलके वो आपके लिए कहीं न कहीं उपयोगी जरूर साबित होंगी। थैंक यू, आप ऐसा ही मुझे उत्साहवर्धन मेरा करते रहिए। बस आपसे जो निवेदन है वो ये है कि
कलाम अकेडमी नेट JRF का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।